मेरा नाम तनुषा है और आप देख रहे हैं चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। तो आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आप मुझे जानते होंगे, हमारे चैनल की वीडियोस देखते होंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने हायरार्की ऑफ कोर्स पे बनाया था। जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये हमारा पार्ट 2 है। हायरार्की ऑफ कोर्स हमारा सीआरपीसी का प्रोसेस है। ये अब हम आपको यहाँ पे पूरे हायरार्की ऑफ कोर्स बनाकर दिखाएंगे, चार्ट बनाकर दिखाएंगे। बट उससे पहले यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सीआरपीसी का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने उत्तराखंड एपीओ का फॉर्म नहीं फिल किया, 2 सितंबर लास्ट डेट है। प्लीज जाइए, जल्दी जल्दी फिल कर दीजिए। 176 रुपीज फीस है। और हमारे टारगेट फॉर आईक्यू पे उत्तराखंड एपीओ से रिलेटेड जीके जीएस के पेड ग्रुप्स चल रहे हैं और लॉ के भी पेड ग्रुप्स चल रहे हैं। तो आप हमारे नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करके उनसे डिटेल्स और फीस वगैरह जान सकते हैं। और दूसरी बात, वहाँ पे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारा लाइव डिस्कशन होता है। तो जहाँ पे हमारी टंग स्लिप होती है वहाँ पे आप हमें करेक्ट कर देते हो, हम आपको अच्छे से वहाँ पे आपसे इंटरेक्ट हो पाते हैं। और हमारा टारगेट फॉर आईक्यू का वो ऐप भी है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप नंबर पे कॉल करके जान लीजिए। हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो सबको पता है। ये एक्ट कौन सा है? एक्ट नंबर 2 है। मैं हमेशा एक्ट नंबर आपको बताती हूँ बिकॉज एग्जाम में ज़रूर आता है। एग्जाम में वही चीज़ें अक्सर आती हैं जो हम स्किप कर देते हैं, जो हम नहीं पढ़ते हैं। तो ये एक्ट नंबर 2 आप याद रखिएगा। और इसका पूरा नाम क्या है इस एक्ट का? हमारे सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं है, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इसमें कितने हैं? 37। तो ये रोमन में भी लिखा रहता है, ऐसे ऐसे एंड ऐसे। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, तो आपको रोमन में भी पता होना चाहिए। तो ये मतलब ऐसे लिखकर नहीं आता, रोमन में लिख के आता है। तो अब ये आपको पता होना चाहिए। 37 3 बार एक्स, फिर वी, फिर एल एल। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं इसमें? 484, 484। अब कोई भी एक्ट आता है तो वो केम इनटू फोर्स कब होता है? 1 अप्रैल 1974 को। अब 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे होता है, तो उस दिन हमारा सीआरपीसी आ गया। एंड इट एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया। पहले एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था, बट अब होल ऑफ इंडिया में होता है। बट इसका एक प्रोविजो है दैट द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर नंबर 8, 10, 11। अब ये किस चीज़ की बात करता है? आप अपनी अपनी बेयर एक्ट अपने हाथ में ले लें, तब आपको बेटर समझ में आएगा। इसमें दे रखा है, आप चैप्टर 1 इसका देखिए जो प्रिलिमिनरी है, जिसमें ये दे रखा है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। ये ऐसी बेयर एक्ट है, मेरे पास यूनिवर्सल की है, बहुत पुरानी है। आप न्यू ले लीजिएगा अगर आप अभी नहीं लेना चाहते हैं तो। इसमें ये दे रखा है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट अब एक्सेप्ट वाला वर्ड हट गया है, अभी जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल होता है। एक्चुअली मैं जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट पे जा चुकी हूँ, सीआरपीसी वहाँ पहले भी एप्लीकेबल होता था, बट सेक्शंस ऊपर नीचे थे। जैसे हम जो मेंटेनेंस 125 में करते हैं वो 482 में समथिंग ऐसे करते थे। बट अब तो वो ये इसी हमारे एक्ट में करेंगे। ठीक है। मतलब प्रोसीजर वही था, सेक्शंस ऊपर नीचे थे, एक्ट का नाम अलग था। वहाँ पे आरपीसी चलती थी, रणवीर पीनल कोड। तो सीआरपीसी का भी कुछ और ही प्रोसीजर रहा होगा। इसका जो प्रोवाइजो है वो कहता है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ द कोड अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10, 11 देयर ऑफ शैल नॉट अप्लाई। जो सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 8 है, 10 है और 11 है, वो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीटी पर्पज से, इसे आप प्लीज मार्क कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, 10 है, 11 है, वो हमारा इस पे अप्लाई नहीं होता। स्टेट ऑफ नागा ये चैप्टर नंबर 8, 10, 11 हमारा तो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होता। अपनी बैग में ऐसे मार्क कर लीजिएगा और यहाँ पे प्री लिख लीजिएगा, तो आपको याद रहेगा। और अगर आप ये वीडियो हमारे रास्ते में चलते चलते भी देखते हैं, कहीं जाते हैं और आपको कई सारी चीज़ें सुनते सुनते भी याद हो जाएंगी, तो फिर भी आपका 2 क्वेश्चन सही हो जाएगा। एंड अब आने के बाद कोई चीज़ प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है उसे, तो प्रेसिडेंट की एसेंट कब हुई थी? 25 जनवरी 1974 को। ठीक है। ये हमारा ओवरव्यू हो गया सीआरपीसी का। जैसे कि हर सेक्शंस में, हर एक्ट में होता है चैप्टर 2 डेफिनेशन क्लॉजेस में सारी डेफिनेशन बताई गई हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको सीआरपीसी पढ़ाने अगर बैठ जाऊँगी, एक एक चीज़ें, वेलेबल ऑफेंस, नॉन वेलेबल ऑफेंस, चार्ज, सारी चीज़ें पढ़ाने, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ाई जाएंगी। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारे इस टॉपिक के आज का थंबनेल है, हायरार्की ऑफ द क्रिमिनल कोड्स। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अब इसके बाद हायरार्की पढ़ते हैं।
अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स। तो हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स कहाँ दे रखा है? चैप्टर सेकंड सीआरपीसी में चैप्टर सेकंड में दे रखा है, चैप्टर 2 में। और ये किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है? सेक्शन 6 से सेक्शन 25 तक है हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स। ये आप देख लोगे, मेरा बोर्ड एक्चुअली छोटा है इसलिए मैंने ऐसे बना रखा है, बट आप इसे अपनी कॉपी में ऐसे बनाइएगा वर्टिकल फॉर्म में, तो बहुत अच्छे से डायग्राम ऐसा बन जाएगा और आपको याद करने में ईजी होगा। अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले आप ये जान लो, कोई भी एक्ट हम पढ़ते हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे आईपीसी का ऑब्जेक्ट क्या था कि क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए, ठीक है। आईपीसी को का प्रोसेस, आईपीसी का ऑब्जेक्ट ये था कि जो ऑफेंसेस होते हैं तो क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए। सीआरपीसी का प्रोसेस क्या है कि टू पनिश ऑफ द ऑफेंडर्स अगेंस्ट द क्राइम, अगेंस्ट द जो भी हमारे क्राइम होते हैं, तो ऑफेंडर्स को पनिशमेंट देने के लिए हमने सीआरपीसी हमें लानी पड़ी। अच्छा, अंग्रेज जो है वो कितने इंटेलिजेंट थे ना, जब भी वो डेवलप्ड कंट्री और हम आज भी डेवलपिंग है, उन्हें पता था कि मतलब आगे आने वाले सालों में इंडिया वाले इतने बेवकूफ होंगे कि उन्हें हर बात समझानी पड़ेगी लिख लिख के, इसलिए वो सारी चीजें ड्राफ्ट किया उन्होंने। फिर भी इंडिया वाले नहीं समझना चाहते, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी इंटेलिजेंट थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया, उन्हें पता था कि मतलब हमें मतलब सबको इंडिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लिख लिख के बातें समझानी पड़ेंगी, तब भी वो नहीं समझेंगे। राइट्स सबको समझ आती है, ड्यूटीज किसी को समझ नहीं आती। वैसे अंग्रेजों को भी पता था कि इनको कानून हम लिख के बहुत सारा दे जाएंगे, जब ये शायद फॉलो करें और ये डेवलप्ड हो जाए, बट अभी भी हम आज भी डेवलपिंग है। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है, इस पर ज़्यादा बहलती डिबेट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इस पर हम ज़्यादा खींचते नहीं है। अपने टॉपिक पे आते हैं, हायरार्की पे। तो सबसे हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी की कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। ये मैंने लिख रखा है एससी, मतलब सुप्रीम कोर्ट। फिर उससे नीचे आ जाएगी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में मोस्टली अपील्स और रिवीजन के मैटर ही जाते हैं, जो हमारे ट्रायल कोर्ट से नहीं हो पाते, मतलब ट्रायल कोर्ट से डिसीजन आ जाता है, फिर हम अपील में हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट के बाद क्या आता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स और लोअर कोर्ट्स, ऑब्लिक करके लोअर कोर्ट्स आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इसलिए समझा। फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी कोर्ट होती है? सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट। सिविल कोर्ट में कौन सी कोर्ट होती है? डिस्ट्रिक्ट जज की, डीजे कोर्ट, डीजे की कोर्ट होती है, बोलते हैं डीजे की कोर्ट, डीजे की कोर्ट। तो आप इसको याद रखिएगा। सबसे पहले सिविल कोर्ट में डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट होती है। फिर सब फैमिली जज की कोर्ट होती है। फिर मुंसिफ कोर्ट होती है। फिर स्मॉल कॉज कोर्ट होती है, ठीक है। अब आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, लॉ स्टूडेंट है तो। अब इस कोर्ट्स को नहीं समझाऊंगी मैं यहाँ पे, अगर इन कोर्ट्स को डिटेल में समझाऊंगी कि मतलब मुंसिफ कोर्ट्स कौन सी होती है, उसमें कौन से केस जाते हैं, फैमिली कोर्ट्स में कौन से केस जाते हैं, तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और आप बोर हो जाएंगे स्किप कर करके देखेंगे। तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ये सुनते चलिएगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हम आ गए सिविल कोर्ट में, डीजे की कोर्ट, फैमिली कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, स्मॉल कॉज कोर्ट। आफ्टर दैट हम क्रिमिनल कोर्ट पे आ जाते हैं, जिसमें क्रिमिनल कोर्ट होती है। फिर डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट होती है, जिसे हम सेशन जज भी बोलते हैं। आपको पता है सेशन जज का क्या मतलब होता है? अगर किसी को भी पता है तो कमेंट बॉक्स में बताए। कि सब तो बोलते हैं सेशन कोर्ट में केस चल रहा है, सेशन में केस चल रहा है, 3 साल की है सजा, 3 साल या फिर 7 साल की सजा है, मतलब तो वो आपका एमएम के यहाँ चलता है। बट अगर उससे मैक्सिमम सजा है तो सेशन के कोर्ट के यहाँ क्यों चलता है? वैसे तो मैं आपको बता दूं, सेशन का मतलब होता है एक सत्र, एक सत्र में जो मुकदमे खत्म कर दिए जाए, इसलिए वो सेशन कोर्ट में चलता है। इसका जो प्रॉपर मीनिंग है। बाकी एज प्रैक्टिकल एक सत्र में तो कोई भी मुकदमे खत्म नहीं होते। एक सत्र मतलब होता है 1 साल में, ये सेशन कोर्ट में चल रहा है ये मुकदमा। और सेशन जज को क्या पावर होती है? सेक्शन 28 में दे रखा है, सेक्शन 28 सीआरपीसी में, कि मे पास एनी सेंटेंस। उसमें लिख रखा है बैरक में साफ साफ सेकंड पैरा के लाइन में आप पढ़िएगा, मे पास एनी सेंटेंस, ठीक है, एंड 10 years फाइन इम्प्रिजनमेंट। आप उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सेक्शन 28 में दे रखा है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। फिर यहाँ पे डीजे और डीजे के बाद हो गया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ होते हैं? सेक्शन 8 सीआरपीसी में दे रखा है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, कैलकाटा में, ठीक है, जहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा की होती है। सेक्शन 8 में दे रखा है सीआरपीसी में, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, उसके बाद थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। हम मतलब जो हम हैं, आप जज बनेंगे तो आप एमएम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास बनेंगे, ठीक है। डीजे और एडीजे बनने में आपको टाइम है। अगर आप फर्स्ट आ जाएंगे, आप टॉप भी करेंगे, तब भी आप डायरेक्ट डीजे और एडीजे नहीं बनेंगे, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी रेवेन्यू कोर्ट, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट कोर्ट है ये भी, जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार, असिस्टेंट तहसीलदार। अब ये क्या होती है रेवेन्यू कोर्ट? हरियाणा में बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं जो पार्टीशन सूट होता है, कि जो हम मतलब पार्टीशन सूट डालते हैं सिविल में, तो सबसे पहले वो तहसीलदार के पास ही जाता है, तो वो है ये रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, कमिश्नर, कलेक्टर होता है, और तहसीलदार, असिस्टेंट तहसीलदार। ये आपको इतना समझ आ गया है। हायरार्की ऑफ कोर्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें पनिशमेंट भी डिवाइड है, तो पनिशमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन क्या क्या पनिशमेंट दे सकता है और कितने कितने साल की सजा दे सकता है, ठीक है। अब
अब हम आगे, अगर जैसे ये हमारा हो गया सेक्शन 6 पूरा। सेक्शन 7 क्या बात करता है? टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? पेक्यूलियरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? स्टेट, सेशन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन। तो ये मैं आपको डिटेल में बता दूंगी जब मैं सेक्शन 7 आपको पढ़ाऊंगी। आपको अगर देख रहा हो तो आप देख लीजिएगा। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है स्टेट, सेशन डिवीजन, स्टेट्स, सेशन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन। सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करता है। सेक्शन 9 किसी बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन की। सेक्शन 9 में कोर्ट ऑफ सेशन की डेफिनेशन बता रखी है, आप पढ़ लीजिएगा। आपका होमवर्क है ये सेक्शन 6 to 25 आपको पढ़ना है। सेक्शन 6 to 25 और सेक्शन 6 to 25 से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेकर आऊंगी और कौन सीआरपीसी अमेंडमेंट्स लेकर आऊंगी और कौन सा जज क्या क्या पनिशमेंट दे सकता है वो लेकर आऊंगी। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड माय वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, कमेंट किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात, आप मेरे मुंह पे पसीने दिख रहे होंगे आपको कि मतलब कितने पसीने आ रहे हैं, फिर भी हम उसी मोटिवेशन और स्पिरिट के साथ आपके लिए वीडियो इसलिए बनाते हैं कि मतलब आप मोटिवेट होते रहें और पढ़ते रहें, कुछ हम आपको नया बता सकें। क्योंकि सीआरपीसी, आईपीसी ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। तो हम इसलिए, हो सकता है आपने कहीं और वो बातें आपको ना पता हो जो मैंने आपको बताई, जैसे सेशन का मतलब बताया एक सच में मुकदमा खत्म होना, या फिर देखो नॉलेज जो होती है ना, आप कहीं से भी ले लो, नॉलेज आपको मतलब फ़ायदा ही करेगी, नुकसान कभी नहीं करेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। और अगर आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर आप कॉल करके फ़ोन करके बात कर लीजिएगा कि क्या प्रोसेस है पेड ग्रुप ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अपनी वीडियो को यहीं से एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।